जो हमारा ईवी बिल का, वो स्टार्ट करेंगे। हेलो, यस सर। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास स्टार्ट करें? नो डाउट। तो पिछली कुछ क्लासेस में आपने जो करे कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ डाउट है तो पहले बता दो, अगर कुछ डाउट है तो देख लेते हैं, वरना फिर आज का टॉपिक जो हमारा ईवी बिल का, वो स्टार्ट करेंगे। तो नो डाउट सर मैं थोड़ा बिजी था इसलिए कर नहीं पाया, होगा तो मैं बोलूंगा। चलो ठीक है, एक बार करके जरूर देखना उसे। सर उसकी एंट्री बता दो। किसकी बताओ? वो वाली जो आप कह रहे थे। अच्छा, वो एंट्री तो आपके ऊपर बोले थे ना। सर वही नहीं हो। हुई नहीं? क्यों नहीं होगी जी? तो देखो, वो एंट्रीज का इफेक्ट पता है क्या आएगा, कि आपको क्या करना होगा, इनपुट रिवर्सल करना होगा। ठीक है, कि वो एंट्रीज आपकी रिवर्स जाएगी जी। मतलब किसी को क्वेश्चन याद नहीं था, एक वंश जी को याद था, मेरे को भी शायद ध्यान से उधर गया था, कल क्लास शायद नहीं हुई थी, शायद कल क्लास ही नहीं हुई थी एक्चुअली, मेरे को कोई इश्यूज थे इसलिए। हाँ जी, कल वाली एंट्रीज जो लास्ट क्लास में दी थी, कौन बताएगा? वंश ने तो हार मान ली जी, बाकी आप लोगों को भी काम दिया था। हाँ जी, जल्दी से बताइए, किसी ने करी या नहीं करी, या कुछ आइडिया उसमें दिमाग लगाया या कुछ नहीं लगाया? कुछ तो करा होगा, या बस खाली वही क्लास देखी, टॉपिक खत्म, बात खत्म? सर पिछला टॉपिक नहीं करा। पिछला टॉपिक नहीं करा, कैपिटल गुड्स वाला। हाँ जी, और कोई है? प्रदीप जी, पवन, पवन बताएगा भाई। विकास, प्रकाश जी, आपने कुछ सोचा इसका? अच्छा, आप तो बिजी चल रहे हो तो ये भी नहीं देखा होगा अभी तो। चलो, हाँ जी, प्रदीप जी, विकास जी और पवन जी, आप जल्दी से बताओ। बस यही बोल दो, करा नहीं है। चलो कोई नहीं, देखो दिखाते हैं आपको कि देखो, सबसे पहली चीज, जैसे मान लो कि आप क्या कर रहे थे, उसमें टैक्सेबल भी कर रहे थे और एग्जम्प्टेड भी कर रहे थे। तो इसमें क्या आपको पता चला, हमने एज्यूम किया था 300 रुपए का, मान लो ये था, तो 150 रुपए का इनपुट आप ऑलरेडी ले चुके हो, ये 150 रुपए वापसी करना है। तो हम जिस मंथ वापसी कर रहे होंगे, तो हमें पता है कि हम इनपुट कौन सा वापसी कर रहे होंगे जी। अगर विद इन स्टेट है तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये वापसी कर रहे होंगे। तो हम इसकी एंट्रीज के लिए, आपको याद हो कि इसकी जो एंट्रीज हो रही थी, आपको पता था अगर इनपुट कभी भी हम क्या करते हैं, अवेल करते हैं, जैसे परचेज करते हैं, तो हमारा इनपुट क्या होता है एंट्रीज के टाइम में, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो डेबिट डेबिट होता है ना, परचेज डेबिट हो क्या? तो उसमें डेबिट होता है। तो अब इस समय हमें इनपुट रिवर्स करना है आपका, तो आपका इनपुट रिवर्स करना है, तो आप क्या करोगे, उसको क्रेडिट कर देंगे कि जितना इनपुट उतना नहीं ले सकते। जैसे मान लो आपका, जैसे इस महीने, जैसे मैंने मान लो जुलाई में मशीनरी खरीदी, इसी मंथ मैंने क्लेम कर लिया, बट आगे गया तो आपका जो कौन सा जी, अगस्त से क्या हुआ जी, ऐसा टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड दोनों आ गई, तो उस केस में मेरे को 150 रुपए जब मैं अगस्त की रिटर्न फाइल करूंगा, तो क्या होगा जी, आपका उस समय वापसी होगा। तो आप क्या करोगे, उस समय दिखाओगे कि आपका, आपको पता तो चला क्रेडिट क्या होगा, यहाँ पे इनपुट CGST और इनपुट एसजीएसटी, अगर विद इन स्टेट है तो मान लो 150 है तो 75
और यहाँ पे क्या दिखाओगे, क्योंकि देखो आप क्या करोगे जी, आपके पास कोई वो इनपुट तो ऑलरेडी आप ले चुके हो, अब कुछ करना नहीं, तो यहाँ पे आप पता है क्या दिखा दो, क्योंकि डेबिट होना भी बहुत जरूरी है। तो आपने कहा कि मेरा जो इतने का इनपुट था अब वो मेरे को नहीं मिलेगा, तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे अदर एक्सपेंस, डेबिट में 150 रुपए से, ठीक है। हाँ जी, ओके सर। क्यों, क्योंकि क्या है जी, जब हमें वो इनपुट उतना मिलना ही नहीं है तो हमें वो एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। सर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ना। हाँ जी, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका, और इतना इनपुट आपका रिवर्सल में कहाँ शो कर देगा, टैली के अंदर आपका, कहाँ पे जी, जैसे कोई भी कंपनी उठाते जी, यहाँ पे डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, इसमें कोई स्टैट्यूटरी है ही नहीं, रुको जी, कौन से उठाए जी, एम डिपॉजिट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप आओगे ऑल्ट F1 करके, तो ये देख लो 3.2 में ये आपका रिवर्सल दिखाएगा। इस वाले को थोड़ा यहाँ करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे जो आईटी से रिवर्स करते हो 3.2, ये एक मिनट, ये रहा जी, इनएलिजिबल आईटीसी, जो सॉरी ये वाला बी में, इसमें जो एज पर अगर कोई दूसरा आईटीसी होता है जो हमें बिजनेस में नहीं लेना, वो अदर में दिखाएगा, और जो कैपिटल गुड्स वाला होगा वो दिखाएगा एज पर रूल 42 एंड 43 सीजीएसटी एक्ट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे। और जो आपकी इसकी एंट्रीज पास करोगे तो आपको पता क्या सिलेक्ट करना है, जेवी में, मैं वाउचर में गया F7 में, ये लिख लो आपका कि इनकेस आपको कभी रिवर्स करना पड़ता है आईटीसी, तो आप यहाँ आओगे जनरल में, ऑल्ट जे करोगे, यहाँ पे जीएसटी, और यहाँ पे देखो ये रहा रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, और यहाँ देखो अगर आपका कोई अदर ऐसा इनपुट है जिसमें कोई नॉन नहीं है, मतलब आपको पता है कि इसका आईटीसी नहीं लेना था बट मैंने ले लिया, तो आप उसको क्या कर दोगे, अदर दिखा दोगे। बट आपको ये स्पेसिफिक पता है कि किस चीज के लिए, आपका कैपिटल गुड्स के लिए, जिसका रूल नंबर कौन सा होता है, जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई में कैपिटल क्रेडिट ड्यू टू एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, रूल नंबर 43 सेक्शन 1 सबसेक्शन एच, ठीक है। तो आपको इसमें जाएगा। अगर कोई ऐसी इंपोर्ट ऑफ सर्विस होती तो इस केस में ये रहा इनविजिबल आईटीसी का रेट होगा, तो ये रहा आईएसडी, मतलब अलग अलग आपके हेड मिलेंगे, तो आपको जो आपका हेड रहेगा आपको सेलेक्ट करोगे, तो उसके बाद यहाँ पे वो एंट्रीज पास कर दोगे जो आपकी होनी है जी। क्लियर यहाँ तक? यस सर। अब तो ये आगे जैसे अगर इनकेस ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको एंट्रीज पास करनी पड़ेगी जी, ठीक है। तो ये कैपिटल गुड्स का पूरा ही खत्म हो गया जी आपका जो हमें करना था। अब आ जाते हैं हम कौन सा टॉपिक के, आज के जो टॉपिक हमारा, कौन सा टॉपिक है जी आज हमारा, ई-वे बिल। कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अगर आप एज अकाउंटेंट बैठे हो या आप जीएसटी की रिटर्न भी फाइल कर रहे हो, तो ये ई-वे बिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है जी आपका? हाँ जी सर, ट्रांसपोर्ट, वो जब हम गुड्स ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजते हैं तो ई-वे बिल चाहिए होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ठीक है जी। हाँ जी, और कौन ई-वे बिल से क्या क्या समझते हैं? जल्दी से अपनी छोटी छोटी स्टेटमेंट या टिप्पणी टाइप की जो देना चाहता हूँ जल्दी से बताइए। सर ये डॉक्यूमेंट है जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस सामान ले जाने के लिए जरूरी रहता है। अच्छा, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मत करना, मान लो विद इन स्टेट में भी तो बनता ही है जी, विद इन स्टेट में भी तो बनेगा ही। हाँ तो ये स्पेसिफाइड मत करना कि कभी भी जैसे आपसे कभी पूछा जाए तो कि एक स्टेट से अनदर स्टेट, आपको एक वर्ड याद रखना है। अभी बताता हूँ बट उससे पहले औरों की भी सुन लेते हैं जल्दी से। हाँ जी बिलाल जी, प्रदीप जी जल्दी बताएं। हाँ जी पवन, रजनीश, विकास, वंश, चेतना, जल्दी जल्दी बताइए। देखो जो आपके पहले आपके जो माइंड में है वो क्लियर होनी चाहिए, कि मतलब आपने क्या समझ रखा है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं इस चीजों के ऊपर। मतलब आप लोगों, बाकी लोगों को नहीं पता, बस खाली दो को पता था, श्वेता और प्रकाश को। सर गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए इस डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। अच्छा ठीक है जी। और सर टैक्स की चोरी ना हो तब भी इसलिए गवर्नमेंट ने लेकर आया है कि सबको ई-वे बिल बनाना है।
और इसका कुछ लिमिट भी होता है, जैसे 50,000 एंड 1 लाख। ठीक है, हाँ जी, देखो सबको पता है सारी चीजें, बस थोड़ी सी चीजें मैं और बता दूंगा, बस बाकी सारी चीजें। जैसे ई वे बिल, पहले ना ई वे बिल जैसे पहले बनता था, रोड बिल बोला जाता था या रास्ते का बिल बोला जाता था, बट जीएसटी के आने से इसको बोलते ई वे बिल। ठीक है, पहले भी बिल बनते थे, बट पहले बिल में पता है क्या रहता था कि आपके पास ये रहती थी कि जो मान लो जितने का माल है वो कितने का माल किसने परचेज और कितने सेल करी वो मेंशन होता था, जिसके अकॉर्डिंग एक वो रास्ते का बिल या मान लो रोड बिल ऐसे बना दिया करते थे, जिसमें पूरी गुड्स कुछ डिफाइन नहीं होती थी। कि जिससे क्या होता था, जैसे मान लो सेल टैक्स वाले या आपके जो गाड़ी पकड़ते भी तो उनको वो क्लासीफाई नहीं कर पाते थे किस चीज का बिल जा रहा है और कौन सा सामान जाना चाहिए प्रॉपर, समझ रहे हो। इसलिए जीएसटी में उसको ला दिया जी ई वे बिल। अब ई वे बिल आपको पता है ये भी वही बिल है आपका, बट इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक बिल हो जाता है। ठीक है, इसलिए ई वे बिल लग गया जी इसमें। अब इसमें बात आ गई कि ये बनता क्यों है और कौन बनाता है। सबसे पहली चीज तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये कब बनेगा जी आपका। अगर मैंने कहा कि मैं जैसे फैकल्टी हूँ, मैंने कहा कि मेरे को एक कंपनी ने हायर करा और मेरे को उन्होंने 1 लाख का, मान लो मैंने उनको 6 महीने तक पढ़ाया, तो मैंने कहा मैं आपको 2 घंटे ट्रेनिंग देने का कंटिन्यू मैं 1 लाख रुपए लूंगा 6 महीने के लिए। उन्होंने इनवॉइस रेस करके दिया मेरे को 1 लाख रुपए का, तो वो ई वे बिल बनाएंगे? नहीं सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है इसके अंदर कि आपकी मूवमेंट ऑफ गुड्स होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली चीज ये हमारे पास हो गई मूवमेंट ऑफ गुड्स, चाहे वो विद इन स्टेट हो, चाहे अदर स्टेट हो, चाहे अदर कंट्री हो, वो सब में आपका ई वे बिल बनेगा जी। ठीक है, अब इसमें बोल दिया, चलो गुड्स की बात पता चल गई। उसके बाद फिर बात आती है यहाँ पे कि आपके पास एक ये 2 वर्ड तो आपने पढ़े होंगे, इंटर, इंट्रा। फिर सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि जो ई वे बिल बनता है तो कब बनता है। तो सबसे पहली चीज पता चली गुड्स पे। फिर हमें पता होना चाहिए कि हम विद इन स्टेट, अदर स्टेट या अदर कंट्री में काम कर रहे हैं, तो हमें किस किस केस में क्या कंडीशन है बिल आपका ई वे बिल बनाने के लिए। तो मैंने बोला इंटर के लिए कितनी है, किसको पता है? इंटर स्टेट के लिए मतलब एक स्टेट से अनदर स्टेट 50,000, 50,000 सर। और इंट्रा 1 लाख। 1 लाख ये बोला जी। मैं 50 ही लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि क्या है जी 50 किसको एक्सेप्ट बिहार, कौन है जी? दिल्ली, 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 बिहार, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल और बिहार जी। ठीक है, तो ये 3 स्टेट को छोड़ के ये क्या है जी, तीनों स्टेट। यहाँ पे क्या लिमिट रहेगी जी आपके लिए? 1 लाख। 1 लाख। अब मैंने कहा मैं हरियाणा से दिल्ली भिजवा रहा हूँ, तो मेरी लिमिट कितनी रहेगी? 1 लाख। 50 पहले 2 आंसर क्या बोले थे? 50 है सर। नहीं, आपने 50 बोला, बाकी 2 ने कुछ और भी बोले थे। 50,000। 1 लाख। 50 नहीं, 1 लाख। हाँ देखो 1 लाख वाला को है ना, तो 1 लाख ये पता है क्या है, ये इसमें कंफ्यूज रहते बच्चे। बोलते दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार। अगर मान लो यहाँ से ये मान लो दिल्ली से यूपी गया या फिर हरियाणा से इन तीनों स्टेट गया, तो आप सब बोलोगे 1 लाख। जैसे किसी किसी को लग रहा होगा, किसी को लग रहा होगा 50, तो ये इसकी 50 ही रहेगी जी। ये जो 1 लाख है ये किसके लिए है? दिल्ली टू दिल्ली, दिल्ली टू वेस्ट बंगाल, दिल्ली टू बिहार। नहीं नहीं, दिल्ली टू वेस्ट बंगाल नहीं है, वेस्ट दिल्ली बंगाल to यूपी, वेस्ट दिल्ली बंगाल। अगर दिल्ली के अंदर ही दिल्ली, जैसे दिल्ली में रजौरी से पीतमपुरा, वो आपका 1 लाख रहेगा। विद इन स्टेट ही रहेगी सर। है विद इन स्टेट रहेगी। हाँ, विद इन स्टेट तभी स्टेट होगी ना ये, इसलिए। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर है? किसके वहां से वॉइस आ रही है, इसको म्यूट करिए भी। यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। अब आ जाते हैं जी, देखो इसके अंदर क्या, अभी ये पता चल गया हमें। अब इसके अंदर बात आ जाती है कि ये तो हमें इनवॉइस ही पता चल गई। फिर एक चीज होती है कि आपका जो ई वे बिल है हमेशा वो किस पे जनरेट किया जाएगा? टैक्सेबल वैल्यू
या टैक्स अमाउंट या इनवॉइस वैल्यू? इनवॉइस वैल्यू। हाँ जी, इनवॉइस वैल्यू। अब इनवॉइस वैल्यू क्या कंसीडर करते हैं? मैंने कहा 40,000 की गुड्स है, प्लस उस पे 28% टैक्स लग गया, मान लेते हैं इसको 28 एज्यूम कर रहे हैं कि 20,000 का टैक्स हो गया, तो आपके लिए इनवॉइस वैल्यू क्या रहेगी? 60,000। हाँ, ठीक है। तो ये चीज क्योंकि क्या है, आपका जो इनवॉइस वैल्यू इसमें ये सारी चीज इंक्लूड होगी, तब आपका ये बनता है, ठीक है। अब ये चीज हो गई क्लियर जी। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, ये सारी चीजें पता चल गई। अब मैंने कहा जी यहाँ पे सबसे फर्स्ट कि इसमें जनरेट कौन करता है जी आपका? तो देखो 3 है, एक तो सेलर, एक तो ट्रांसपोर्टर, बायर या ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर की। तो बताइए जी कौन जनरेट करेगा? तीनों। सर सबसे पहले तो सेलर तीनों कर जी, सकते हैं। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की रहेगी, जो फर्स्ट नंबर पे रहेगा। क्यों? गुड्स इसकी है, ये सेल कर रहा है जी, तो इसको सरदर्द होना चाहिए ना। बायर थोड़ी ना सरदर्द ले लेगा, नहीं भी मैं बना दूंगा कोई बात नहीं, ठीक है। अगर इन केस ये सेलर आपका सप्लायर नहीं बना पाता तो कौन बनेगा आपका? बाय सेलर। क्योंकि ये दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे पहली बात तो। तब अनरजिस्टर्ड वाला केस भी देख लेंगे, अनरजिस्टर्ड केस में कौन बनाएगा और किसको बनाना है, ये सारी चीज। फिर अगर ये दोनों ही क्या कहते हैं जी, किसी सिचुएशन के कारण नहीं बन रहा, तो ये ट्रांसपोर्टर पता है कब बनाता है? ये ट्रांसपोर्टर तब बनाता है जी जब मान लो कि इन केस ये दोनों ही क्या है, अनरजिस्टर्ड। ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड हो गया, तो ट्रांसपोर्टर भी रजिस्टर्ड होता है जी। अगर आपको पता ना हो तो आपकी ईमेल की साइट पे बायर से लेके, सेलर से लेके, ट्रांसपोर्टर से लेके आपका नॉर्मल सिटीजन भी आपका अगर कहता है रजिस्टर्ड होगा। सिटीजन बोलो क्यों, वो क्यों रजिस्टर्ड होगा ये बताओ, कोई बताएगा? तो वो उसी बिजनेस में होगा और उसके टर्नओवर एक्सीड करती होगी। नहीं, टर्नओवर इसमें ना टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है। आप मान लो कोई बिजनेस वो कर रहे हो, उसके एक्सीड करते होंगे अमाउंट। हाँ ये सबसे मेन चीज ये है अमाउंट के ऊपर, कि जो आपकी अमाउंट है वो क्या कर रही होगी जी, आपकी एक्सीड कर रही होगी। अब मान लो आपने क्या करा कि कोई छोटा मोटा एक मतलब एक बंदा ट्रक लेके बैठ गया जो बोलता मैं आपका सामान ले जाऊंगा जी। अब उसको कुछ आता ही नहीं, बस उसको ट्रक चलाना आता है। वो तो कह रहा है जी मेरे को नहीं पता ये कौन सा बिल और क्या बोल रहा हूँ। तो उस केस में क्या होगा, जो मान लो ये ट्रांसपोर्टर कुछ नहीं जानता और यहाँ पे जो सेलर है ये भी यूआरडी है और जो बायर है ये भी यूआरडी है, तो क्या होगा इस केस में? तो फिर गुड्स की मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी। अगर ऐसा सर्कल हुआ तो हो पाएगी बताओ? नो सर। है ना। और गवर्नमेंट चाहती है जी अगर ऐसा केस आए तो मेरे को इन सबको भी कोई इशू ना आना चाहिए, वरना ईवी बिल आने से क्या होगा, छोटे डीलर्स तो मर ही जाएंगे पूरा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, कोई टर्नओवर नहीं बोला कि आपकी टर्नओवर क्या है, इसकी टर्नओवर क्या है। इनको पता है टर्नओवर तो बहुत कम है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। तो फिर ईवी बिल का झंझट हम इसको इसलिए दे रहे हैं कि जिससे कि हमें डिटेल पता चले कि ये पर्सन किसको सेल कर रहा है और क्या चीज जा रही है, ये सब भी मेरे को पता होंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम अपने पोर्टल पे नॉर्मल सिटीजन को क्या उनके पैन नंबर से क्या करेंगे, ईवी बिल बनाने को अलाउ करेंगे। समझ गए? हाँ जी। पॉइंट कि अगर दोनों तीनों ही अनरजिस्टर्ड है और कुछ नहीं है तो क्या होगा, इन दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि आप क्या करो, अपने एक पेन पे क्या करो, ये ईवी बिल रेज करो। ठीक है। एक यहाँ आप कहीं सोचो कि ईवी बिल खाली रजिस्टर्ड पार्टी ही बना सकती है, नहीं, आपके ये भी बना सकते हैं और आगे जाके ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड तो वो भी बना सकता है। तो मैं दिखा दूंगा रजिस्ट्रेशन के टाइप में चारों पांचों दिखा रखे आपको। क्लियर यहाँ तक आओ कि जनरेट कौन करेगा? यस सर। अब अगली आ जाती है बात कि ये वैलिड की बात रहती है कि वैलिड कब तक रहेगा। तो वैलिड जो एक ईवी बिल आप बनाते हो सेलर और बायर और ट्रांसपोर्टर, तो देखो सेलर के लिए कितने टाइम के लिए वैलिड है?
मतलब सॉरी ये हटा दो, ये चीजें बाद में देखें, वैलिड देखते हैं। तो वैलिड आपको याद रखना है कि अगर आपका 200 किलोमीटर है तो ये 1 डे वैलिड, ठीक है। पहले 100 किलोमीटर होता था, फिर अगर इसमें 210 हुआ तो भी ये 1 डे। यहाँ पे 220 से अबोव रहेगा तो आपका 2 डेज वैलिड होगा। या मान लो ये 300 हो गया तो 2 डेज के लिए वैलिड है। अगर ये 400 है तो 2 डेज के लिए वैलिड है। अगर ये 600 हो रहा है तो 3 डे के लिए वैलिड है। तो ये सारी चीजें होगी वैलिडिटी इसकी, ठीक है। ओके सर। अब इसमें बात आ गई जी, इनके लिए भी एक वैलिडेशन लिमिट रहती है कि किसके लिए, कि अगर इनकेस कभी इन ई-वे बिल में कोई चेंजेस या फिर कैंसिल करना हो आपको, ये दोनों चीज आपको बतानी चाहिए कब तक कौन से टाइम के लिए इनके लिए लिमिट रहती है। तो इसके लिए रहती है कितना, 24 आवर्स, और इसके लिए 72 आवर्स। और इसके लिए क्या रहता है, जैसे मान लो कोई बड़ा कंसाइनमेंट जा रहा है और मान लो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, हाँ जी 100 किलोमीटर है ना पर डे? 100 किलोमीटर है ना पर डे? पर डे बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। हाँ जी 200 हो गए हैं, ओके सर। ठीक है। पहले 100 थी, जो आप कह रहे हो पहले बिल्कुल 100 थी जी। अभी ये जो बीच में आपका कुछ समथिंग जनवरी ऐसे इस टाइम में जो आपका नया फाइनेंशियल स्टार्ट होना था उससे पहली साइड बढ़ी है, 200 किलोमीटर बढ़ी। क्योंकि मान लो इन केस कभी जैसे पिन कोड की बेसिस पे था आपका, क्या होता था कि कहीं मान लो गाड़ी रुक गई, नो एंट्री हो गई, तो उस केस में उनको बहुत इश्यूज आ रहे थे। जैसे मान लो एक दिन के लिए वैलिड था 100 किलोमीटर, अब 100 किलोमीटर में क्या होता है, ट्रक या इन सब की नो एंट्री हो जाती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, होती है ना। आपको दिख रहा होगा वो नो एंट्री का लगा देते हैं, या आपकी ओनरशिप नहीं है अभी, तो उस समय फिर क्या होता है, माल मान लो एक दिन में गया नहीं, फिर क्या होता है, मान लो अगले दिन पकड़ लिया उसे,